पावर ऑफ रूटीन, डिसिप्लिन का क्या पावर होता है उसका अंदाज़ा आपको इससे लगेगा। मान लीजिए आप रूटीन में है, हमने क्या कहा था, रोज़ आधे घंटे एशिया, अगले दिन एशिया का लैंड, एक दिन एशिया का लैंड, एक दिन एशिया का वाटर, 2 दिन में एशिया कंप्लीट। ऐसे करके हम आज जो बात कर रहे हैं, 40 दिन के रूटीन के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम 4 दिन का वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, डाले नहीं हैं, लेकिन 26 दिन में हमने तो एक भी दिन रूटीन मिस नहीं किया। 26 में 26 दिन सारा काम करते हुए भी वो 1 घंटा वीडियो मैंने बनाया या आप लोग को पढ़ाया। ये अनुशासन तो हम लीडिंग बाय एग्जांपल है, हम खुद करके दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बोले ये कर लो और हम खुद नहीं कर सकते हैं, तो हम करके दिखाए। यदि हम आपको कहते हैं कि दिन में 9 घंटा पढ़िए, तो हम आपको बैठ के पढ़ने के लिए कहते हैं, हम 9 घंटा खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो यह भी लीडिंग बाय एग्जांपल है कि आप ये मत समझिए कि नहीं ये असंभव है। नहीं, संभव तो 17 घंटा 18 घंटा पढ़ना भी है। 3 दिन में 51 घंटा भी पढ़ा जा सकता है, और ये आप लोग को करना होगा आखिरी मोमेंट में जाके। ठीक है ना। कहने का मतलब देखिए, 40 दिन पहले जो रूटीन बताया, 14 दिन में 7 महादेश हो जाता कि नहीं हो जाता। आधा घंटा एक देश, आधा घंटा एक महादेश करते, लैंड और ये करके 1-1 घंटा भी करते, तो आपका 7 दिन में 7 महादेश हो जाता है, 1-1 घंटा करते। जिसने किया है उसका हो भी गया है। ऐसा नहीं है कि सबने नहीं किया है, बहुत लोगों ने बहुत सारा पाठ किया, लेकिन एक भी चेहरा हमको ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको देख के लगे इसने पूरा कर लिया है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग को पढ़ाई से बहुत प्यार है। अब आप लोग को समझ में नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। जिससे प्यार होता है ना, उसको आदमी छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप लोगों को पढ़ाई से इतना प्यार है कि आप लोग पढ़ाई छोड़ना, और पढ़ाई को छोड़ना ही आपका लक्ष्य है। इस पढ़ाई की प्रक्रिया से आपको जिस दिन मुक्ति मिल जाए, वही ना लक्ष्य है। नहीं तो जब कोई बात अधूरी रह जाए, हर बार उसी को प्यार कहते हैं। तो यदि आपका अधूरापन हमेशा बना रहेगा, तो प्रेम हमेशा बना रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? इतने गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हम अभी जनरल बातें कर रहे थे कि पढ़ाई से आप लोग को बहुत ज़्यादा प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि आप लोग इसको एक निश्चित अवधि के बाद छोड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं, जबकि बहुत कड़ा मन करके आप लोग को एक न एक दिन पढ़ाई को छोड़ना है। परीक्षा कैसा भी जाए, जब समाप्त होता है तो बड़ी खुशी होती है कि हो गया। नहीं, ऐसा हम लोग फील करते थे, आप लोग भी फील करते ही होंगे कि परीक्षा का अच्छा जाना और बुरा जाना तो बाद का मैटर है, निपट जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कीजिए ना कि निपटे तो ढंग से निपटे, और पढ़ाई से प्रेम पूरा कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि वो एक परिणाम तक पहुंच जाए। उसके बाद दूसरे सेंस में हो, पढ़ने की बाध्यता ना हो, इच्छा के अनुसार। हम तो ज्ञान तो अंतिम दिन तक अर्जन करेंगे, लेकिन परीक्षार्थी अंतिम दिन तक रहेंगे, ज्ञानार्थी रहेंगे। ज्ञान के लिए हम जो भी कर सकते। अब ये सीरियसली बताइए, जो लोग ऑनलाइन हैं, लगभग 10 लोग ऑनलाइन हैं अभी, आप लोग बताइए कि जो रूटीन मैंने बताया था, उस रूटीन को शिद्दत से कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? या कोई है जो बता सकता है कि रूटीन में क्या था क्रक्स में? डेली एक प्रीवियस सेट आप बना लेते हैं, ठीक है। अक्षय, लेकिन जानते हैं 15-20 दिन बचा है, एकदम एग्जॉस्टेड पढ़ाई कीजिए। हो सके तो अंतिम समय में 1 सप्ताह की छुट्टी ले लीजिए, सिक रिपोर्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली। नहीं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैप रोज़ देखा कीजिए। मैथ्स का जो प्रीवियस पेपर है ना, उसमें जो टफ़ वाला एरिया है, जैसे हर बार तो 4-5 सवाल ही टफ़ होते हैं ना, उनको बना लिया कीजिए, ठीक है। और एरिया वाइज, जैसे कि सेगमेंट वाइज, आप सबको मैंने कहा है सेगमेंट वाइज, जैसे कि कभी महादेश देख रहे हैं तो एशिया का देख लिए पूरा टोटलिटी में, कभी अफ्रीका देख लिए, ठीक है ना। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? विंसन मैसिव। यदि पूछा जाए कि इंडोनेशिया के आसपास जो सबसे बड़ा ट्रेंच है, उसका क्या नाम है? नहीं, मरियाना इंडोनेशिया के पास नहीं है, सुंडा है नाम, सुंडा गर्त, ठीक है ना। मैंने ग्रुप में भेजा था कल परसों चैनल्स और डिग्रीज के बारे में।
आप लोग देखते कहाँ हैं? रिलैक्स मोड में आप लोग। हाँ, ये बताइए कि 24 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? कहाँ पर? ठीक है, ठीक है, दोनों सबका सही है। तो हम वही बता रहे थे कि आपने यदि उस रूटीन को अब तक फॉलो किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं है। करना क्या होगा, एक छोटा सा उदाहरण देके फिर हम आज इकोनॉमिक्स पर आते हैं। ठीक है, छोटा सा उदाहरण ये है कि यदि मान लीजिए आपके पास 6 दिन है और 6 काम है, तो हर दिन एक काम करेंगे। 6 दिन है और 6 काम है, तो हर दिन एक काम करेंगे। या यदि इसको कहा जाए कि 6 लोग हैं और 6 आम है, तो आप क्या करेंगे? आम को काटना बांटना थोड़ा मुश्किल होता है, तरबूज ले लेते हैं, वाटरमेलन है। 6 आदमी है और 6 वाटरमेलन है, सबको एक एक दे देंगे, भाई अपना खाते रहो जिसको जैसे खाना है। लेकिन यदि संख्या बढ़ जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल पार्ट्स में काटना पड़ेगा। तो जो काम पहले आप करते थे 6 दिन जिसके लिए अलॉट किया था हिस्ट्री के लिए, अब समय कम है और आपने यदि आज से शुरू किया है तो कम से कम इतना एफर्ट जरूर कीजिए कि 2-2 दिन सबको पढ़ लीजिए। यदि आपको लगता है कि हम 3-3 दिन पढ़ सकते, 3-3 दिन पढ़ लीजिए, लेकिन सब विषय का महत्व बराबर है या ध्यान देते हुए मैक्सिमम विषय को पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव हो सकते हैं, लेकिन जैसे हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, इन तीनों को 3-3 दिन पढ़ लीजिए, बाकी को 2-2 दिन पढ़ लीजिए। 15 दिन का यदि आपको करना है तो, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। और कोशिश कीजिए कि रोज़ कम से कम 4 से 5 अलग अलग विषयों को टच करें। एकदम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आलस है ना। आप पोजीशन चेंज कीजिए, 2 घंटे एक चीज़ को पढ़ने के बाद फिर दूसरा चीज़ पढ़िए, फिर 3 घंटे एक चीज़ पढ़िए। ऐसे लगता है कि अब अतार्किक है, लेकिन ये आपकी मोनोटोनिटी को तोड़ता है। और हर विषय में आपका, चूँकि पीटी की परीक्षा में यदि आपने सतही तौर पर भी देखा है ना रिसेंट टाइम्स में, तो वहाँ आंसर खोज लेंगे। इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग विद द रिजल्ट। ये ऐसा नहीं है कि आपको आता है तभी आप सही करेंगे, कई बार आप वहाँ पर ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप सही करेंगे। तो यह फाइट आखिरी सेकंड तक होगा, परीक्षा बहुत काम करता है, ठीक है ना। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कुछ बातें इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो कि हम लिखवा दे रहे हैं। रिसेंट डेटा को देख लीजिएगा और उसको पिछले डेटा से मिलान कर लीजिएगा। लिखिए आप लोग, देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ आंकड़ा में से एक सवाल जरूर आता है, जैसे कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है अभी, किसके हिसाब से कितना है राजकोषीय घाटा? आप देख लीजिए जो आंकड़ा दे रहे हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जैसे SLR, फिर होता है CRR, एक होता है MSF, एक होता है ग्रोथ रेट, फिर होता है इधर बैंक रेट, और क्या होता है, और क्या आंकड़ा दिखाया था? हाँ, एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और फिर पीला रहने दीजिए, ठीक है ना। और कोई आंकड़ा है तो इतना आंकड़ा यदि आप कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका इतने आंकड़ा में से एक सवाल आ जाएगा। लेकिन यह एक्यूरेट आपको दोनों ईयर का करना होगा। इसको करना कैसे होगा कि इन सबको एक तरफ लिखिए और यहाँ लिखिए 2021, ठीक है, खास करके बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा और इन सब में, और बाकी सब में देख लीजिए प्रेजेंट का, जो इन सब में बाकी सब में क्या करना है 2022 का, यानी 21 का भी राजकोषीय घाटा देखना होगा आपको और 22 का भी राजकोषीय घाटा देखना होगा। 21 का राजस्व घाटा देखना होगा और 22 का भी राजस्व घाटा देखना होगा। क्योंकि क्या है कि किताबों में आंकड़ा कंफर्म नहीं रहता, तो आप RBI के साइट पर, इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट्स हैं उन पे जाके देख लीजिए। हो सकता है देखने के क्रम में कुछ बातें और पता चल जाए, ठीक है।
तो अभी हम देखे नहीं, तुम लोग को दिए थे, तुम लोग आधा अधूरा देखी ना। हम जो काम दे के गए थे तो मन से तो किया नहीं तो नहीं किया ना। कोई भी काम में यदि इफ़ लग गया तो शून्य है, जीरो, ठीक है। और शून्य जो है नुकसान ही करता, ठीक है। इसको आप लोग कीजिएगा ग्रुप में, उसको एक बार एक्सचेंज कर लीजिएगा जो आंकड़ा देख के नेट से, और हम जो है उसको वेरीफाई करके फाइनल लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं, देखिए लिखवाना आसान है, लेकिन यह लिखवा देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप ढूंढेंगे तभी जाके यह दिमाग में सेट करेगा, क्योंकि फिर वो आंकड़ा कई आंकड़ों के बीच होगा। मान लीजिए 6.9, 6.4, 6.2, 6.8 दे देगा, आपको सब लगेगा कि यही सही आंसर। समझ आ रही है? इसीलिए इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा फोकस होकर स्टडी करना पड़ता है। क्वालिटी स्टडी की ज़रूरत है, एक्सटेंसिव इसमें नहीं चलता। तो हम वही चीज़ आपको बताएंगे, भी बेसिक चीज़ें बताएंगे ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है इकोनॉमिक्स का लगभग 400 प्लस पन्नों का केवल, और 400 प्लस पन्नों में से हम आपको मुश्किल से 10-20 पेज का मैटर बताएंगे। चलिए, एक सवाल आजकल प्रवृत्ति में आ गया है जो पूछ रहा है, वह है कि कुछ किताबों के नाम से, इकोनॉमिक्स में कुछ किताबें जो इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, तो जैसे इकोनॉमिक्स की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी गुड, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की किताब लिख लीजिए, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इससे भी एक महत्वपूर्ण किताब है, ये पहली है इसलिए ज़्यादा ये है, लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण किताब है कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की किताब का क्या नाम है? दास कैपिटल, ठीक है। तो ये तीन याद रखिए, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, और अल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 की लिखी गई किताब है। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की किताब है, और दास कैपिटल 1869 की बुक है। कौन सा? 1890, हाँ 1890, 90 नॉट 19, ठीक है। एक बुक लिखी है 2011 में, बहुत प्रसिद्ध किताब है, भारतीय की लिखी हुई किताब है, पुअर इकोनॉमिक्स। यह बुक है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो याद रखिए, बनर्जी एवं डुफ्लो की किताब है। यदि पूछा जाए अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत कौन सी किताब है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक का नाम है ओकोस और दूसरा का नाम है नोमोस, ठीक है। दो शब्दों के मिलकर बनता है ओकोस और नोमोस, इसीलिए ओकोस से ओको और नोमोस से नॉमिक्स आ गया, ओकोनॉमिक्स, और ओकोनॉमिक्स आगे जाके क्या बन गया? इकोनॉमिक्स। ओकोस जो वर्ड है उसका अर्थ होता है घरेलू, ओकोस मतलब क्या होता है? घरेलू, और नोमोस मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध, यानी घरेलू प्रबंध। यानी इकोनॉमिक्स हम बताए भी थे आपको कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत घर से ही होती है। आपके पास यदि 1000 रुपये है या 10,000 रुपये हैं, तो आप 10,000 रुपये का एक प्रबंधन करते हैं ना, कि इतना हमको खाने में लगाना है, इतना हमको दवाइयों पे खर्चा करना है, इतना हमको पढ़ाई पे खर्च करना है, और इतना सेविंग्स करना है। और उसी में यदि घट जाता है तो आप किसी से बोरोइंग भी करते हैं। तो जो छोटे स्तर पर जो चीज़ें घर में होती हैं, वही चीज़ें बड़े स्तर पर देश में होती हैं, और एक मध्यम स्तर पर राज्य में होती है। तो इतना ही आसान है इकोनॉमिक्स, इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास पैसा या तो होगा या आप कहीं से प्रबंध कीजिएगा। प्रबंध करने के बहुत सारे तरीके हैं, कमाना वो सबसे बढ़िया तरीका है। उसके अलावा भी आप किसी से उधार भी ले सकते हैं, लेकिन कोई आदमी होता है कि भाई आपको आके दान भी दे सकता है, कि भाई तुम देना नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर क्या होता है? हमारा राजस्व इकट्ठा होता है। क्या इकट्ठा होता है? राजस्व। और यह जो जमा है, तो यदि जो जमा है और जो खर्च है, तो जमा यदि ज़्यादा है और खर्च कम है तो आप लाभ में हैं। इसी को कहते हैं संतुलन आपके फेवर में है। लेकिन जमा कम है और खर्च ज़्यादा है तो संतुलन आपके माइनस में जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को आप भारी भरकम शब्दों से यदि जब लाद देते हैं तो इकोनॉमिक्स भारी हो जाता है। अदरवाइज इकोनॉमिक्स क्या है? एक आसान विषय है और आसानी से समझ में आने वाला चीज़ है। इसको कहीं से भी
घबराइएगा मत कि इकोनॉमिक्स बहुत भारी भरकम चीज़ है, ठीक है। आइए लिख लीजिए कुछ बातें। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ कैपिटल और मनी। जबकि मार्शल के अनुसार यह कल्याण का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेलफेयर। मार्शल ने क्या कहा इसको? साइंस ऑफ वेलफेयर, ठीक है। और एक व्यक्ति हुए पॉल सैमुअल्स, नाम था उनका पॉल सैमुअल्स 1948 में इन्होंने कहा कि यह समृद्धि का विज्ञान है। यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, कई बार बीपीएससी में भी आ सकता है, ठीक है। पूछ देगा कि आर्थिक समृद्धि का विज्ञान है, किसका कथन है? तो यह पॉल सैमुअल्स एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कथन है। बात किसी की भी हो, चाहे वह धन का विज्ञान हो, चाहे वह कल्याण का विज्ञान हो, चाहे वह समृद्धि का विज्ञान है, हमारा मेन फोकस क्या है? समृद्धि। ध्यान से देखिएगा तो मेन फोकस क्या है? समृद्धि। जो बात अभी बताने जा रहे हैं ना, उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप लोग को जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं, जरा हमको एक बार कंफर्म करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया है जो रेगुलर क्लास में थे, आप लोग के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्रोथ रेट का मैंने कई बार फॉर्मूला बताया है, ठीक है। बहुत कम जगहों पर यह मिलेगा और किताबों में तो जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू क्या होता है? RCOF डिवाइडेड बाई ICOR। इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। नेहा आपने ये लिख लिया? पुनीत, ठीक है ना? कोई आइडिया लग रहा है RCOF क्या है या ICOR क्या है? जी वही बताया था मैंने, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था में चाहे घर की अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था हो, राज्य की हो, देश की हो या जिले की हो, सब में ध्यान यही दिया जाता है कि भाई पैसा आना चाहिए। देखिए, किसी को आप मालिक बना दीजिए तो बोलेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कि काम तो हम कर देंगे, पैसा का फंड कहाँ से आएगा? सबको चिंता है फंड की। अब उसी फंड को इकट्ठा करने के लिए मोदी जी बेचारे नया नया सूट पहन के घूमते भी रहते हैं, कुछ कुछ ले भी आते हैं, ठीक है। तो यह है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर, ठीक है। इसको समझिएगा, पूंजी निर्माण की दर, यह क्या है? पूंजी निर्माण की दर। और नीचे क्या है? ICOR। ICOR का फुल फॉर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब यह भी भारी भरकम हो गया, यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी प्रति इकाई नए उत्पादन के लिए जो खर्च होगा उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाँ, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। यानी कितना कैपिटल हम बढ़ाएंगे तो आउटपुट 1 यूनिट बढ़ जाएगा। प्रति इकाई एक आउटपुट बढ़ाने के लिए कितना पैसा और लगाना पड़ेगा? सामान्य भाषा में इसको करेंगे तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए 10 कलम बनाने में 100 रुपया लग रहा है, तो 11वां कलम बनाने में जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसी को कहेंगे ICOR। बात समझ आ गई? अब 10 को 1 करोड़ कर देंगे तो भारी हो जाएगा, 1,09,90,999 कर देंगे और भारी लगेगा। लेकिन एग्जैक्टली समझिए कि 10 बनाने में यदि आपने सेटअप बनाया हुआ है, कच्चा माल है, श्रम है, सारा सेटअप बना हुआ है, तो 11वां में क्या होगा? हल्का सा कच्चा माल बढ़ेगा थोड़ा सा, और सारा उसी सेटअप में आपका बन जाएगा। तो हो सकता है कि 10 बनाने में 100 रुपया लगा हो, 11वां बनाने में 101 रुपया लगे। तो इसी को कह देंगे हम लोग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब किसी भी स्थिति में क्या होगा कि ग्रोथ रेट हमको अधिक करना है, तो या तो यह अधिक हो ऊपर वाला, या फिर नीचे वाला अधिक हो, कम हो। तो अधिक भी हो सकता है, मान लीजिए अधिक इन द सेंस ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, और यह अधिक होगा तो क्या होगा? ग्रोथ रेट कम दिखेगा।
तो दो उपाय, पूंजी निर्माण का जो दर है, यदि मान लीजिए हमारे पास अभी 1 लाख करोड़ कहिए, 1 लाख करोड़ भी कम ही लग रहा है, लेकिन 1 लाख करोड़ एक आंकड़ा ले लेते हैं कि अभी हमारे पास 2021 में 1 लाख करोड़ का निश्चित इनकम है हर सोर्स मिला के। लेकिन जैसे ही 2022 आता है, 21 में हमारे पास 1 लाख करोड़ है और 22 में हो गया 1,10,000 करोड़। कितना हो गया? 1,10,000 करोड़। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पूंजी निर्माण की दर 10% है, 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। बात समझ में आई? 1 लाख से हम हो गए 1,10,000, तो हमारे पास 10% का ग्रोथ हुआ ना, वही 10% हम लिखेंगे यहाँ पर। ऊपर में हो जाएगा 10, क्योंकि हमारा ग्रोथ क्या है, 10% का रफ्तार पकड़े हुए है। और नीचे में लिखेंगे क्या, यदि हम सकल सारे उपाय करके 10 से 11वां पेन बनाने में यदि हमको 1 रुपया लग रहा है एक्स्ट्रा, 10 बनाने में 100 रुपया और 11वां बनाने में 101 रुपया, तो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है उसको लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए 1 अभी मत कीजिए, बाद में 1 करेंगे तब आपको और समझ आएगा। अभी मान लीजिए 2 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना? 2 रुपया। यदि 102 रुपया में बन रहा है तो यहाँ लिखिएगा आप 2, तो आपका ग्रोथ रेट कितना हो गया? 5%। यानी किसी भी तरीके से धन आने का जो रफ्तार है वो 10% की गति से बढ़ रहा है। किस गति से बढ़ रहा है? 10% पर एनम की गति से वो बढ़ रहा है। तो 10% प्रति एनम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 10 ऊपर लिखिए। और एक नया चीज़ बनाने में जो आपका एक्स्ट्रा लागत लग रहा है वह 2 रुपया लग रहा है, तो नीचे 2 लिखिए। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5% आपका ग्रोथ है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद ही मेन मज़ेदार चीज़ है, आपको मान लीजिए भारत के आप अर्थशास्त्री हैं, आपको बना दिया जाए कि आप वित्त मंत्री हैं और आपको इसको बढ़ाना है, तो क्या कीजिएगा? 2 उपाय कर सकते हैं। या तो पूंजी लाने का एकदम प्रवाह बढ़ जाए, बहुत हर पूंजी आए, रेवेन्यू आए, टैक्स आए, कलेक्शंस आए, सेस आए, डोनेशन आए, ऋण आए, यानी कि डेप्ट, तमाम चीज़ों को मिला के FDI आए, FII आए, आपके यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, मतलब एकदम बाहर आया हुआ। तो इधर ये बढ़ के 10 के बदले ये 20 हो सकता है। तो 10 से ये 20 हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 10%। यानी हमारा पूंजी लाने के लिए बहुत एफर्ट करेंगे तो यह 10 से 20 होगा, बहुत एफर्ट करेंगे। और यदि हमने अच्छी सड़कें बना दी, अच्छा कच्चा माल हमारे पास उपलब्ध है, जो श्रम है उसको स्किल्ड कर दिया, उसको थोड़ा बढ़िया से सिखा दिए कि भाई काम करना, उसको कुशल श्रमिक बना दिए, श्रम भी हमारा सस्ता है, कुशल श्रम और सस्ता श्रम हमारे पास उपलब्ध हो जाए, और रोड बढ़िया हो, बिजली की आपूर्ति सही हो, ट्रेड यूनियन का बाधा ना हो, और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वह स्पेशल इकोनॉमिक प्रोविज़न के तहत आपको सपोर्ट करें, उत्पादन में और उसको निर्यात में, खरीद बिक्री में सपोर्ट करें, तो क्या होगा? यह 2 से 1 पर आ जाएगा। सामान ले जाने में पहले 3 दिन लग रहा है, पता चला कि अभी स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर बना दिया मालगाड़ी का, 1 ही दिन में पहुंच गया, कार्गो से पहुंच गया, तो समय बच रहा है। तो समय बचेगा तो क्या होगा? निर्माण लागत कम होगी। समय बचेगा तो निर्माण लागत कम होगी। सस्ता श्रम होगा तब भी निर्माण लागत कम होगी। सस्ता के अलावा यदि मान लीजिए आपके पास बिजली की आपूर्ति सहज होगी और सुविधाजनक कम पैसे में होगी तो भी कम होगा। तो यदि हम लागत को कम करने के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो कर लें तो हमारा यह 2 से 1 हो जाएगा, तब फिर हमारा ग्रोथ कितना हो जाएगा? तब भी डबल हो जाएगा। यह 2 स्थिति हुई। एक तीसरी स्थिति हो सकती है कि यह भी अधिक हो जाए और यह भी थोड़ा कम हो जाए। जैसे हम ये 10 के बदले 20% के दर से ले आएँ और यहाँ लागत को, निर्माण को 1 पर ले आएँ तो कितना हो जाएगा? 20%। तो अभी भारत इन दोनों का मिक्स एंड मैच कर रहा है। हमारे पास देखिएगा कि पूंजी निर्माण की दर भी ठीक ठाक है, और कोरोना के चलते वो बीच में तो बहुत गड़बड़ सब पूरे दुनिया का हो गया, तो उसमें भारत का भी हुआ, लेकिन यह निर्माण दर भी भारत का अभी एक लेवल तक ठीक है। और यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नितिन गडकरी वगैरह के जो काम हैं, या फिर जो गति शक्ति योजना जो मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि आप एक टिकट लेते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं, तो गति शक्ति से इसको बढ़ावा मिलेगा और इन जो निर्माण का दर है उससे इसको मिलेगा। यदि आप अलग ऑफर देते हैं कि आप आइएगा हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो चल रहा है, ये सब ऊपर वाले उघड़न की चीज़ है।
इससे ऊपर वाले को भी लाभ मिलता है और नीचे वाले को भी। यानी कि पूंजी निर्माण की दर भी तेज होती है और एक इकाई नया बनाने में लागत भी कम आता है। यह बात सबको समझ में आ गई जो बात हम बताना चाह रहे हैं कि पूंजी निर्माण का दर यदि बढ़ जाए तब भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और यदि हमको एक चीज़ बनाने में लागत कम आए तब भी हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अब जो लोग मेंस देने वाले हैं उनको यदि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो क्या करेंगे, ऊपर वाले जितने फैक्टर्स हैं, जितने तरीके से पैसे को ला सकते हैं, ये कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले टैक्स है, रेवेन्यू है, उसके बाद सेस है, बहुत सारी चीज़ों पर सेस लगता है, उसके अलावा डेप्ट्स है, उसके बोरोइंग्स है, उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, FDI है, FII है, और एक जो अनुदान देते हैं, नहीं सब्सिडी वाला तो अलग चीज़ हो गया। और जैसे कि कुछ नहीं होता, दान दे देते हैं देश, चलिए भाई बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन आया और भारत को 10,000 करोड़ रुपया दे दिया, तो कहीं न कहीं वो दान भारत की इकोनॉमी में ही आया ना, 10,000 करोड़ का। तो वो सारे 7-8 एलिमेंट हैं उसमें, उन सबको अलग से डील कर दीजिए, मेंस का एक आंसर हो जाएगा। और नीचे वाला जो एलिमेंट है उसमें क्या है, आपका लागत को कम करने के जितने उपाय हैं उसको नीचे डाल दीजिए, एक आंसर वो हो जाएगा। दोनों को मैच कर दीजिए, फुल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत पड़ता है कि कल्याणकारी, हमने क्या कहा, अर्थव्यवस्था मार्शल ने क्या कहा, कल्याण का विज्ञान है। तो कई बार हमें ऐसे कार्य करने होते हैं जो अर्थ का विज्ञान न रह के कल्याण का विज्ञान होता है, और लेटर ऑन वही कल्याण का विज्ञान फिर अर्थ का विज्ञान बन जाता है। फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, हाँ सब्सिडाइज में मिल रहा है तो इसका मतलब जनरल उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, यानी कि आप उसके चलते अपनी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। जो भी सब्सिडी आपको मिला वो आप इकोनॉमी को उतना बेहतरी प्रदान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए, तो यह जो बात आपको समझ में आ गई, इसी बात को समझना इकोनॉमिक्स के जितने भी सिद्धांत है उसका मूल उद्देश्य है। इसी में बढ़ाना, इसी को हम क्या है, भारत बढ़िया नेशन है तो इसके GDP का ग्रोथ रेट हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट के लिए यही फार्मूला चलता है। चलिए, अब पूछता है कि भारत में स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। या भारतीय नहीं, अर्थव्यवस्था को, भारतीय संदर्भ में अर्थव्यवस्था नहीं है, जनरल अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग में। लिखिए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहले को कहते हैं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, जिसका उदाहरण है अमेरिका, इंग्लैंड। स्वामित्व के आधार पर 3, पहले का नाम है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, समाजवादी सोशलिस्ट और मिक्स्ड है मिला जुला, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा था एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं, जबकि कार्ल मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स और कीन्स, तीसरा जो मिश्रित है उसका है कीन्स। नहीं, सोशलिस्ट नहीं, डास कैपिटल है, किताब का नाम है, सिद्धांत उसका तो सबाल्टर्न थ्योरी। नहीं, एकदम बहुत बड़ी गलती है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को कहते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है ना वो सबाल्टर्न थ्योरी है, और वो जो है किसी भी चीज़ को समाज के सबसे जो नीचे का वर्ग है उसके एंगल से देखने की बात करता है। अर्थव्यवस्था को नीचे से देखने, अब आ गया याद ना, हाँ। तो वो कहता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान, कार्ल मार्क्स समाजवादी थ्योरी, कीन्स का है मिश्रित और एडम स्मिथ का है पूंजीवादी। क्लियर है? लेकिन आजकल क्या है ना, 3 तरह के विकास के आधार पर 3 तरह की अर्थव्यवस्था हो गई है। नहीं होगा, एक हो गया विकसित। देखिए, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, कोई बताएगा? कोई कुछ बोल रहा था क्या? विकसित और अविकसित। अविकसित जैसे अब बुरुंडी टाइप का जो देश है ना उसे अविकसित में आ जाएगा। विकासशील में भारत, श्रीलंका जैसा देश आएगा। और
अविकसित, हाँ। और आजकल जो अभी युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन में, तो उसमें एक नई बात आप लोग ऐसे तो पहले से यह बात है लेकिन यह बहुत चर्चा में आया, ऐसे ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। जैसे जिस देश को बाकी सारे देश जो है बैन कर दें तो उसका अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। और जिसका हर जगह जाना आना लगा हो वह होगा ओपन इकोनॉमी। तो हम लोगों ने जैसे कि ओपन इकोनॉमी यदि भारत में नहीं विश्व में देखा जाए तो हांगकांग, सिंगापुर, ये सब जो है ना ओपन इकोनॉमी के बेस्ट उदाहरण हैं। वो मतलब कई दुनिया के दूसरे देश वहाँ आके केवल इसलिए अपनी कंपनी या ऑफिस डालते हैं कि वहाँ इकोनॉमी के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं और वहाँ से पूरे विश्व में आना जाना बहुत फ्रिक्वेंट है नियमों के हिसाब से, ठीक है। तो जहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी आज़ादी है उसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी वैश्विक संबंध के आधार पर यदि अर्थव्यवस्था का बंटवारा करें तो इसके दो प्रकार हैं, एक का नाम है ओपन और दूसरे का नाम है क्लोज्ड। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण बताइए दो ठो, जिन दो देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है अभी वर्तमान में। हाँ, रसिया और चाइना। रसिया में भी अब नहीं रहा उतना, रसिया जो है हाँ चीन को कह सकते हैं, ठीक है, समाजवादी, वही तो बोल रहे हैं। क्यूबा, चीन, ये सब उदाहरण है, ठीक है ना, समाजवादी के। बाकी इसका डिटेल नहीं बताते, मैंने क्लास में बताया। यदि आप लोग को और डिटेल समझना है इन चीज़ों को तो इकोनॉमिक्स का मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक शेयर कर देंगे, उसमें डिटेल में बताया हुआ है, पहले का वीडियो है, ठीक है ना। अभी हम इसको थोड़ा तेज़ी से निकाल रहे हैं, कुछ बातें और लिखते जाइए, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, लिखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कई बार पूछ देता है कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है या द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। इन्हीं उदाहरण को क्यों लिख लीजिए। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीयक, तो लिखिए कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये चारों चीज़ें प्राथमिक में हैं। वानिकी फॉरेस्ट्री, हाँ वानिकी, बागवानी टाइप का जो चीज़ है वो सब। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, तरीका बदलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पौधे के कपास का रेशा लेकर उससे सूत काटना, ये क्या हो गया, उदाहरण किस चीज़ का है, यह द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना। वही चूँकि है पौधा ही, लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं, अब उसका इंडस्ट्रियल उपयोग शुरू कर रहे हैं, तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं या द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र में क्या होगा, तो ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा, सवाल ही लिखिए, ऐसी गतिविधियों को क्या कहते हैं, ऐसी गतिविधियों को क्या कहते हैं जो वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उसकी प्रक्रिया में सहायता पहुंचाती हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसी, यही टर्शियरी होता है, वस्तु का उत्पादन नहीं करती लेकिन उसमें सहायता पहुंचाती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है और द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद है। मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में आपने कहा ना कपास है और द्वितीयक क्षेत्र में सूत है, तो इन दोनों को यदि ट्रक से हम ढो रहे हैं तो जो ट्रक जो ढो रहा है वो क्या कर रहा है, वो टर्शियरी सेक्टर, ढुलाई जो है वो टर्शियरी हो गया, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र भी इसी में आता है। गतिविधियों में सेवा का महत्व इसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जीडीपी में किस किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है, अगला सवाल लिखिए। जीडीपी में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, लिख दीजिए, प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक बराबर जीडीपी। जीडीपी में तीनों क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों रहता है। चलिए, एक टर्म आजकल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, और वेरी गुड, तो ब्रिक्स है। एक छोटा सा लिखिए अलग से समूह है, पिग्स, PIGS। मान लीजिए PIGS पूछ दे, पिग्स, किन देशों के समूह को पिग्स बोलते हैं, PIGS, PIGS, गैस कीजिए। ब्रिक्स से चूँकि सुनने में समान लगा इसलिए मैंने लिखवा दिया, आउट ऑफ वे जाके कभी पूछना होगा तो पूछेगा, इस बार तो संभावना नहीं। देखिए, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन। एक परिभाषा और लिखिए आप, पुर्तगाल, इटली,
ग्रीस और स्पेन। अब बहुत सारे शब्द हैं अर्थव्यवस्था में, जैसे कि मैंने 5 तो बता दिया, 5 बताया ना अर्थव्यवस्था का। कौन कौन सा? पूंजीवादी, समाजवादी, विकसित, अविकसित 6 हो गया, और एक हो गया क्लोज और ओपन, 8 हो गया मतलब, ठीक है ना। आयरलैंड जो है ना PIIGS में है। आयरलैंड, उसमें केवल 2 ही देश है। जो पिक्स जो आयरलैंड वाला बोल रहे हैं ना, उसमें दो देश हैं। जब पिक्स में यदि आयरलैंड को जोड़ लेंगे तो पिक्स प्लस आयरलैंड वो PIIGS हो जाता है। वो एक नया संगठन है, PIIGS। तब आयरलैंड आ जाएगा। अगला आई के किसके लिए हो जाएगा? आयरलैंड के लिए, ठीक है ना। और उसी को फिर अभी और बढ़ा दिया है। क्या किया देखिए, पहले था, उसको जब आपने पूछ दिया तो हम बता देते हैं। जैसे पहले था पिक्स, PIGS, ठीक है। तो आयरलैंड को जोड़ा गया तो इसमें एक आई और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? PIIGS, ठीक है। अब उसके बाद हुआ कि ब्रिटेन बोला कि नहीं हम भी रहेंगे इसमें। तो ब्रिटेन को जोड़ने के लिए क्या किया? ग्रेट ब्रिटेन वर्ड को लिया, तो क्या हो जाएगा? PIIGGS। तो ब्रिटेन यदि आ जाए तो यह हो जाएगा, आयरलैंड भी आ जाए तो यह हो जाएगा। और इनिशियली जो संगठन बना था उसका नाम था पिक्स। क्लियर हो गया? हाँ, तो पिक्स में आयरलैंड भी आ सकता है, ब्रिटेन, लेकिन हमने जान के तो ऐसे ही एक पूछ दिया कि ब्रिक्स से मिल रहा था, इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन देखिए 2-4 शब्द और सुन लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको अचानक से कुछ भी आएगा तो शब्द से, अर्थव्यवस्था में या किसी भी चीज़ में शब्द को तोड़ना आ जाएगा ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे अल्प विकसित यदि बोलते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? लेस डेवलप, लेस डेवलप। अंडर डेवलप भी कह सकते हैं, लेकिन जो टर्म यूज किया जाता है वो लेस डेवलप है, ठीक है। और अति अल्प विकसित हो तो, एक तो अल्प विकसित, उसमें भी लगा हुआ है अति अल्प विकसित, तो क्या हो जाएगा? नहीं, मोर लेस थोड़ा हो जाएगा, लीस्ट डेवलप, लीस्ट डेवलप इकोनॉमी, ठीक है। जैसे सूडान, सोमालिया, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। लिख लीजिए, उदाहरण लिख ही लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जैसे लिस्ट डेवलप नेशन में कौन कौन सा आता है? मोस्ट बैकवर्ड टाइप का अर्थव्यवस्था जो है सूडान, युगांडा, रवांडा, सोमालिया, सब लिस्ट डेवलप का पार्ट है। जो इनसे ऊपर वाले देश हैं और विकसित से थोड़ा सा नीचे हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज उसमें काफ़ी हैं, ठीक है ना। उसको उदाहरण देख लीजिएगा। इनसे ऊपर वाले जैसे चाड वगैरह है, नाइजर है, उस तरह का देश आ जाता है। हाँ, ठीक है। एक देश होता है जैसे कि जो ऐसा बहुत सारा देश है ना जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी के लिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है दूसरे पे। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट इकोनॉमी, आश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? डिपेंडेंट इकोनॉमी, आश्रित अर्थव्यवस्था। एक वर्ड आता है बार बार, और ये इसको टिक कीजिएगा, ये इस बार क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज पैरेलल इकोनॉमी? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल इकोनॉमी? इसको कई बार ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं, ब्लैक इकोनॉमी। जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में काले धन का जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलता है उसको कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी या काले धन की अर्थव्यवस्था। जैसे बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो मान लीजिए पहले शराब था, तो शराब से एक आय होती थी सरकार को, एक बड़ा रेवेन्यू का मद था वो, लेकिन शराब को बंद कर दिया गया। लेकिन आप लोग फिर भी देख रहे हैं कि शराब कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं वो है तभी ना पकड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब एक पैरेलल इकोनॉमी है जो इसको संचालित कर रही है, और जो 400 रुपये का शराब है वो 1200 रुपये में बेच रही है। तो जो 4000 करोड़ का धंधा था वो 12000 करोड़ का धंधा हो गया। तो ये 12000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी है। जिस बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए पढ़ने के लिए, वो क्या करता है? किताब की जगह दारू का 2 बोतल रख लेता है, दिन भर में बेच देता है जाके। हमने देखा है इसलिए बोल रहे हैं। और उसको 2400 रुपया मिल जाता है, 2000 रुपये मिल जाता है। तो मान लीजिए 2000 रुपया किसी स्कूली बच्चे को यदि मिल जा रहा है तो एक बेहतर अर्थव्यवस्था का सृजन है। 60,000 70,000 कमा लेगा जब तक वो पकड़ा ना जाए, ठीक है ना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं, के द्वारा जो संचालित होती है अर्थव्यवस्था, उसको समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक टर्म आता है टाइगर इकोनॉमी, सुना आप लोगों ने पहले? टाइगर इकोनॉमी, देखिए ना, ठीक है, अब गेस ठीक ही लाइन में कर रहे हैं। जैसे कोई भी इकोनॉमी जो है ना, जो बेहतर इकोनॉमी हो गई, तेज़ी से ग्रोथ करके एक बेहतर इकोनॉमी हो गई,
और वैसा इकोनॉमी बनने के बाद उसने अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लिया, यानी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ अपना रहन सहन का स्तर भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अपर किया। वैसी अर्थव्यवस्थाओं को टाइगर इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान। जापान तो विकसित था लेकिन उसने ठीक कर लिया। जैसे लिखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था, इसको लिख ही लीजिए आप लोग। नहीं, तेज़ी से विकास करने वाले में आएगा, तेज़ी से विकास। हाँ, एक इकोनॉमी 2 इकोनॉमी कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, इसका उदाहरण, इसका बता रहे हैं परिभाषा, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो तेज वृद्धि दर के साथ साथ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो तेज वृद्धि दर के साथ साथ अपने रहन सहन या इसको इंग्लिश में लिखिए लाइफस्टाइल में भी तेज़ी से परिवर्तन करें या कर चुकी हैं, तेज़ी से परिवर्तन करें या कर चुकी हैं, उन्हें टाइगर इकोनॉमी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग। अब ऐसे टर्म आएंगे, देखिए, एक ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो है वो एक इकोनॉमी की श्रेणी में दूसरे में नहीं आएगा। टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया कहा कि वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो आपको समझना चाहिए इमर्जिंग मतलब जो तेज़ी से उभर रहा है, उसको इमर्जिंग कहेंगे। छोटा देश है लेकिन वो तेज़ी से उभर रहा है, ठीक है। यंग इकोनॉमी, आजकल टर्म कॉइन होता है यंग इकोनॉमी। एक होता है नॉलेज इकोनॉमी। टाइगर इकोनॉमी, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से हो और उसी के अनुपात में लाइफस्टाइल का भी परिवर्तन हो, रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठे, उसको टाइगर इकोनॉमी कहते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर आदि, ठीक है ना। नॉलेज इकोनॉमी का उदाहरण है भारत, वो भी भारत ही है। भारत में क्या है, युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 70% के आसपास आबादी अभी वर्तमान में भारत युवा है। और नॉलेज बेस भी भारत का टेक्निकल स्किल के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत यंग इकोनॉमी भी है और नॉलेज इकोनॉमी भी है और इमर्जिंग इकोनॉमी भी है। तब ना युद्ध के समय में जो लोग युद्ध लड़ रहा है उसके विदेश मंत्री को भारत आना पड़ रहा है, कुछ न तो होगा ही, तभी तो। ये बताइए कि किन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको आर्थिक क्रिया कहते हैं। इकोनॉमिक टारगेट अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। उनका कोई ना कोई आर्थिक उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, लिखिए। जैसे बाइंग एंड सेलिंग, क्रय एवं विक्रय, कोई उद्योग लगाना, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आर्थिक क्रिया की नहीं है। फिर लिखिए संग्रहण, जैसे किसी चीज़ को यदि हम जमा करते हैं तो उसका भी एक आर्थिक उद्देश्य होता है कि ज़रूरत पड़ने पर देंगे तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को करेंगे, और यदि उसको बेचेंगे तो कुछ लाभ भी होगा। तो वेयर हाउसिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, वेयर हाउसिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। यदि ऑप्शन में दे दे कि इसमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है और एक ऑप्शन दे दे वेयर हाउसिंग, तो आप लोग फंस सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। संग्रहण, जो भंडारण होता है, बड़ा बड़ा गोडाउन जो होता है उसको वेयर हाउस बोलते हैं। किसी चीज़ का यदि मान लीजिए विज्ञापन दे रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। एडवर्टाइजिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट है। चलिए ठीक है। क्या कोई पेशा जो है, जैसे मान लीजिए वकील वकालत कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। यस और नो है। डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्टिविटी है। जो मैनेजर हैं, तो लिखिए जितना भी प्रोफेशंस हैं सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए प्रोफेशंस, और तीसरा क्या है, जितने तरह के रोजगार हैं, जैसे कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, यहाँ तक कि जो वर्कर भी है ना, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होता है। तो 2 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम बताइए। इकोनॉमिक तो सारा हो गया, अब 2 बताइए जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये तो एक्टिविटी ही नहीं है, अकर्मक क्रिया है। सोना तो है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया बताइए। वेरी गुड, ये तो यूपीएससी का टैलेंट अलग से दिखता है। सामाजिक कार्य, जितने सोशल सर्विसेज हैं ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आजकल देखिएगा तो उसी के आड़ में सबसे अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है।
बाबा नाम केवलम है, चंदा आता कहाँ से है जाता कहाँ पता नहीं चलता है। धर्म का जो प्रचार है ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिलीजियस जो प्रीचिंग्स हैं वो, और देश की सेवा, देश सेवा। मान लीजिए आप कभी मन हुआ ना 2 अक्टूबर को, हम लोग कई बार किए हुए हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को ही नहीं करना, हर दिन करना चाहिए कि कहीं जाके आप सफाई करवा दिए, स्वच्छता अभियान चला दिए, देश की सेवा के लिए एक वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना। हाँ, सब नॉन इकोनॉमिक में आता है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा इकोनॉमिक समझ में आ रहा है, आर्थिक विकास भी कर लिए, एक्टिविटीज़ भी देख लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, एक आध सवाल का जवाब दीजिए रिवीजन के तौर पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपसे, हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग ABCD बोलिए केवल, हम 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, उसमें से चूँकि ऑप्शन से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, उसमें से आप ABCD बोलिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है लघु एवं वृद्ध दोनों उद्यमों की विद्यमानता। लघु, ऐसे ही तो फंसेगा मामला, आपको आता भी है लेकिन चुनना इसमें से है। लघु एवं वृद्ध दोनों, या बृहद कर लीजिए, लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता। दूसरा है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। तीसरा है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बी इज द राइट आंसर। तो क्या है, आप लोग जान रहे हैं लेकिन आधे लोग धराशायी हो गए जानने के बावजूद भी। तो यही कमाल है इसका, जब ऑप्शन आएगा ना वहीं पे नहीं टिकना है, शिकारी आएगा जाल डालेगा और आपको फंसना नहीं है। चलिए अब बताइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फ़र्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। पहले छोड़िए, ये बताइए दोनों में कौन बड़ा टर्म है? समृद्धि बड़ा टर्म है या डेवलपमेंट? इसमें आधे आधे लोग हो गए, क्लास में भी और ऑनलाइन में भी आधे आधे हो गए। विकास ज़्यादा बड़ा टर्म है, विकास ज़्यादा बड़ा टर्म है समृद्धि से, ठीक है ना। देखिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। यानी व्यक्ति के से आगे बढ़कर क्या करता है, एक जनरल एनवायरनमेंट को भी अपलिफ्ट करता है, ठीक है। ओवरऑल इसका ये है। जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इकोनॉमिक ग्रोथ का टर्म बार बार यूज़ किया जाता है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट का प्रयोग किया जाता है। समृद्धि का प्रयोग विकसित में ज़्यादा किया जाता है और जहाँ कम विकास है वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ज़्यादा बड़ा पैरामीटर लेकर चलता है। बेसिक बस यही थी। हाँ, विकास में समृद्धि तो इंक्लूड हो जाता है, उसके अलावा कल्याण भी आता है, यही ध्यान रखिएगा। आर्थिक समृद्धि जब होगी तो क्या होगा, आपके प्रति व्यक्ति आय में उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। लिखिए, पहला वर्ड लिखिए आर्थिक समृद्धि, फिर एक तीर का निशान लगाइए। देखिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और इससे क्या होता है, ऐसे परिमाणात्मक परिवर्तन। क्या होता है, परिमाण में अंतर आता है, परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। आर्थिक समृद्धि से क्या होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। PCI क्या होता है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है, ठीक है। और आर्थिक विकास से गुणात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास से क्या होता है, गुणात्मक। यही सवाल पूछेगा, थोड़ा सा लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया, ऐसा ही सवाल आएगा, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटेटिव इंक्रीज होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो आर्थिक विकास यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ विकास आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
परिमाण की जगह क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, उसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी, इससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि तो होगा ही। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो चीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगा, आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि होगी, सॉरी, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, जीवन के स्तर में अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, यानी गुणवत्ता में विकास। क्या होगा, गुणवत्ता में विकास। नहीं, मल्टीप्लिकेशन, गुण मतलब वर्च्यू, क्वालिटी, क्वालिटेटिव इंक्रीज, वो चीज़ नहीं है मल्टीप्लिकेशन, वो गुणा नहीं है, गुणा भाग नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? आर्थिक समृद्धि में ध्यान रखिए कि इसमें परिमाण में यानी मात्रा में वृद्धि होती है और विकास में गुण में वृद्धि होता है। तो आर्थिक विकास में क्या है, आर्थिक समृद्धि शामिल है, तो जिसके अंदर वो शामिल है, मान लीजिए इस गोला में एक गोला शामिल है, तो कौन गोला बड़ा है, तो यह डेवलपमेंट का गोला है और यह जो है समृद्धि का गोला है। समझा गया? चलिए, इसी को नापने के लिए जो बहुत सारे इंडेक्स आए वही आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मुश्किल से 7 या 8 सवाल आता है, ध्यान से समझिएगा। 10 सवाल से फालतू नहीं आता इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स बोलते हैं, 8 से 10 सवाल। उसमें भी 5 से 6 सवाल आपके बजट और डेटा से रहते हैं। 3-4 सवालों में ही इकोनॉमी आता है। उसमें एक प्रोमिनेंट सवाल आता है कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे, नरसिम्हन समिति, गोईपुरियो समिति, ये सब जो समिति मैंने बताया हुआ है, तो एक वीडियो मेरा है, उसको देख लीजिएगा। वैसे कुछ समिति को आज हम फिर चर्चा भी कर देंगे इस क्लास में, जो गेस वाले हैं। और दूसरा जो ये ग्रोथ रेट वाला कंसेप्ट है ना, इससे सवाल आते हैं। तीसरा जो आता है मनी मार्केट से कुछ सवाल आ जाता है, आजकल ट्रेंड चला है। और चौथा एक सवाल निकालना होगा तो वह बैंकिंग से, मुद्रा एंड बैंकिंग से आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल इकोनॉमिक्स में जोर है इंडेक्स पर। इंडेक्स को मैंने अलग से बताया हुआ है, लेकिन लिखिए, मानव विकास रिपोर्ट कब से प्रारंभ हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, यह 1990 से UNDP के द्वारा शुरू किया गया। मानव विकास रिपोर्ट 1990 UNDP, इसी से मिलता जुलता, हाँ 90, ठीक है ना, इसी से मिलता जुलता एक रिपोर्ट बना, जो कि कई बार लगता है कि यही दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग है। वो लिखिए, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें वर्तमान क्रम क्या है, ये आप लोग करंट में हम बता चुके हैं। हम केवल ये बता रहे हैं कि इसकी स्टार्ट कभी, इकोनॉमी का पार्ट यही वाला है, और जो वो इसका रिसेंट जो इंडेक्स है वो करंट का पार्ट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2009 से यह शुरू किया गया। HDI कब से आया? क्योंकि आया तो पहले से था, लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो 2009 में स्थिर हुआ। इसमें 3-4 चीज़ें जोड़ी गई। देखिए, HDI में 2009 में 3 आयाम जोड़े गए। पहला आयाम लिखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर। और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दर। और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अब एक सवाल लिखिए और जो पूछ सकता है, जैसे लिखिए UNDP में एडल्ट शिक्षा का जो नहीं था, प्रौढ़ साक्षरता, एडल्ट लिटरेसी। एक लिखिए UNDP में मानव विकास सूचकांक, UNDP में मानव विकास सूचकांक के विकासकर्ता के तौर पर भारत और पाकिस्तान से कौन कौन लोग शामिल हैं? तो भारत से शामिल हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन भारत से, और पाकिस्तान से इसमें शामिल थे महबूब उल हक, महबूब उल हक, महबूब उल हक, ठीक है ना। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये सारा इंडेक्स आप अलग से देख लीजिएगा। इसका डेट नहीं पूछेगा, इसमें क्या रैंकिंग है वो पूछेगा, लेकिन ये दोनों का डेट भी पूछ सकता है, इसलिए स्टार्ट का डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है।